प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हम लोगों का प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का बुक 2 में जो चैप्टर 1 है संरचनात्मक परिवर्तन, इस संरचनात्मक परिवर्तन का हम लोग जितने भी एक्सप्लेनेशन होता है सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग जितने भी आप लोगों को संरचनात्मक परिवर्तन चैप्टर 1 से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से जानेंगे। और आप लोग इस क्लास को अगर कर लेंगे तो आप लोगों का इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। यह क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आप लोगों के पास पहला प्रश्न है इसका आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पहले पूछा गया है, जब किसी व्यवस्था की बुनियादी संरचना बदल जाए क्या होगा सर? ना, जब किसी आपका संरचना का बुनियादी ढांचा में बदलाव आ जाए, बदल जाती है और नया रूप ले लेती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां आप लोगों को क्या कहा गया, जब किसी कोई एक पर्टिकुलरली संरचना चल रहा था, अब उस संरचना में बुनियादी परिवर्तन हुआ, एकदम उसका जो ढांचा था उसमें पूरी तरीके से अगर चेंजेस आ गया तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है बाबू। चलिए, इसके जो है बाबू सामाजिक परिवर्तन हम लोग किसको कहेंगे? केवल सामाजिक रूप में, समाज में, जाति व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होगा, समाज का आपका जो परिवर्तन है उसको हम लोग कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। उसी तरीके से धर्म में, संस्कृति में अगर कोई परिवर्तन होगा, शिक्षा में परिवर्तन होगा, उसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर बुनियादी ढांचा में परिवर्तन हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ना सर, ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। जितने भी बच्चे सांस्कृतिक परिवर्तन लगाएंगे उन लोगों का एकदम सही हो जाएगा आंसर। चलिए बाबू, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। आप लोगों के लिए इस टॉपिक से, इस चैप्टर 1 से जितने तरीके का प्रश्न होता है सभी को लेके आया गया है। आप लोग पूरा क्लास को जो है बाबू एकदम ध्यान से आप लोग लगाइएगा और उसके बाद बता दीजिएगा कि आप लोगों का जो 50 प्रश्न है उसमें से कितना सही हुआ है। चैप्टर 1 से जितना प्रश्न आता है सभी है। इसको देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? नगरीकरण पूछा गया है, यानी कि सबसे आपका जल्दी जल्दी शहर बन रहा है किस राज्य में? हम लोगों का बगल वाला जो पड़ोसी राज्य है बाबू, बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार के बगल वाला जो राज्य है उस बगल वाला राज्य में जो है हम लोगों का सबसे ज्यादा है। और आपको लगाना है हम लोगों के बगल में जो बंगाली राज्य है उसका नाम। ठीक है। और यहां पर आपका हम लोगों के बगल वाला राज्य पश्चिम बंगाल में 31% के दर से नगरीकरण हो रहा है, यानी कि शहर के जो परिमाण है बढ़ रहा है। तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा एकदम सही आंसर। भारत का पश्चिम बंगाल में नगरीकरण जो है सबसे तेज गति से चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अब चलेंगे बाबू हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न में, किसके द्वारा भारत के गांवों पर नगरों का प्रभाव लिखा गया? यानी कि भारत का जो गांव है उसमें नगर का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में किसके द्वारा किया गया है? देखिए, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखेंगे, ये हम लोगों के समाज सुधारक थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हम लोगों के समाज सुधारक थे और इनके द्वारा विधवा विवाह का आपका आइन को पास किया गया था, कानून को लागू किया गया था। विधवा विवाह के लिए ये जो है जाने जाते हैं। राजा राममोहन राय किसके लिए जाने जाते हैं? सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं। सती प्रथा को जो है, सती प्रथा को आपका बंद करने का काम राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। हम लोगों के बहुत ही अच्छे, बहुत ही शिक्षित राष्ट्रपति जिसको मिसाइल मैन के रूप से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन आपका जो MSA राव हैं, इन्होंने कहा भारत का जो गांव है उस पर आपका शहर का भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि गांव तो बढ़ रहा है, अब गांव नहीं शहर तो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उसके साथ साथ गांव पर भी जो है शहर का प्रभाव भारत में पड़ रहा है। ठीक है, गांव में भी इसी नगरों का प्रभाव, यानी कि बड़े बड़े शहरों का प्रभाव पड़ रहा है। ये किसने बताया? ना सर, MSA राव ने बताया। ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ हैं बाबू सभी
जो है आपका कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते हुए चलिएगा। इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा। उपनिवेशवाद का संबंध किससे होता है? उपनिवेशवाद को हम लोग जानते हैं, उपनिवेशवाद असल में है क्या ना, कोई छोटे राज्य के ऊपर अगर कोई शक्तिशाली बड़ा राज्य अगर कब्जा कर लेगा, उसका संसाधन पर कब्जा कर लिया, उसका संस्कृति पर, सभी चीजों पर अगर कब्जा कर लेगा, राजनीति क्षेत्र में अगर कब्जा कर लेगा, जितना आपका उपलब्ध है उसके पास संसाधन, सभी संसाधन पे वो बड़ा राज अगर उसको हथिया लेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? औपनिवेशिकवाद कहेंगे। जैसे हम लोगों के ब्रिटेन के जितने भी अंग्रेज हुआ करते थे, वो भारत के ऊपर क्या कर लिए थे सर? भारत के ऊपर इन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया था। इसी को तो हम लोग, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली था, इस वजह से ब्रिटेन ने भारत के ऊपर, कमजोर राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसी को हम लोग औपनिवेशिकवाद के नाम से जानते हैं। और औपनिवेशिकवाद हमेशा किससे संबंधित रहता है? पूंजीवाद से संबंधित रहता है। पूंजीवाद क्या है सर? पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, और पूंजीवाद में का आप एकदम आपका संपर्क जो होता है, पूंजीवाद का संपर्क, वो आपका उपनिवेशवाद से होता है। उपनिवेशवाद जितना बढ़ता रहेगा, पूंजीवाद भी उतना बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखिए, घटते हुए पूंजी निवेश तथा निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में के उत्पादन नियोजन में वृद्धि क्या कहलाता है? देखिए कितना बड़ा आपको प्रश्न दे दिया है, और आप प्रश्न पढ़ते रहेंगे और इधर आपका प्रश्न का जो है टाइम जो है बर्बाद होता रहेगा। लेकिन हम लोगों को इसमें जवाब ढूंढना है किस तरीके से। देखिए यहाँ पूछा गया है, घटते हुए पूंजी निवेश तथा निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई आपका जो विकास चल रहा था, औद्योगिक चीज जो चल रहा था, वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि आपका अत्यधिक ह्रास हो रहा है। और अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र में उत्पादन नियोजन में जो है वृद्धि हो रहा है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रहा है, और पूंजी निवेश में जो है धीरे धीरे आपका घट रहा है। यानी कि जो जितने भी उद्योग था, जितना भी आपका कारखाना था बाबू, उद्योग क्या हो रहा है? धीरे धीरे, सॉरी, उद्योग जो है धीरे धीरे आपका घट रहा है। उद्योग घटने की घटना को आप क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डी उद्योगीकरण, यानी कि आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण, ब्रिटेन में कारखाना लगाने की वजह से भारत का जो कारखाना था, भारत का जो घर में आपका पोशाक बनता था, वो सब धीरे धीरे आपका नष्ट हो रहा था। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बी औद्योगिकरण। वही आपको कितना जटिल भाषा में पूछ लिया है, और आप किस तरफ जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो है जाना है बी औद्योगिकरण के में जाना है। क्यों ना? अत्यधिक ह्रास हो रहा है किस चीज का? जितना भी पूंजी निवेश है उसमें ह्रास हो रहा है। अगर घटता रहेगा तब उसको हम लोग जोड़ेंगे बी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद चलिए बाबू, यहाँ क्या कहा गया है? देखिए, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के अगर बदलाव होता है, किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी स्तर में अगर बदलाव हो जाए, इस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? बदलाव होता है तब उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। सर क्या कहेंगे? किसी भी स्तर में अगर बदलाव हो जाएगा, बदलाव को हम लोग परिवर्तन कहेंगे। आप लोग जितने भी बच्चे ए लगाएंगे सभी का एकदम सही हो जाएगा बाबू। उसके बाद देखिए, आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी थी? आधुनिकीकरण, ये यानी कि मॉडर्नाइजेशन, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ये पूछा गया है। देखिए, आधुनिकीकरण की जो घटना है बाबू, ये आपका दिया गया था डैनियल लर्नर के द्वारा। इन्होंने कहा भारत में जो है कोई भी चीज जो है नए नए से आपका बन रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? पुराने चीज को छोड़ देना और नई नई चीज को अपना लेना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण कहेंगे। और इसका बात किसके द्वारा किया गया था? डैनियल लर्नर के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलेंगे बाबू, हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने कौन सी खेती करने के लिए गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती की? गलत तरीके से जो मजदूरों की भर्ती है, ये कब किया गया था? औपनिवेशिक शासन में किया गया था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में गलत तरीके से आपका मजदूरों का भर्ती किया जाता था। कहाँ भर्ती किया जाता था ना सर? असम का जो आपका चाय का बागान है, चाय का बागीचा है, उसमें काम करने के लिए आपको भेजा जाता था। और इसके लिए आपका बंगला में आपका
एक कानून आया जिसमें कहा गया किसी भी राज्य से ला करके जो है लोगों को आपका भर्ती कराया जा सकता है। और असम में खास करके चाय का जो क्षेत्र है उसमें आपका मजदूरों का भर्ती किया जाता था और इन लोगों का जो है बहुत खटाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? वही प्रश्न आ गया, किसी भी स्तर में अगर बदलाव होगा उसको हम लोग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शहरीकरण का लक्षण है, अगर किसी जगह में धीरे धीरे शहर बढ़ने लगेगा तो उसका लक्षण क्या होगा, क्या क्या चीज देखने लगेगी? देखिए, व्यापार का विकास होगा। मान लीजिए ये आपका क्या था ना सर, ये आपका गांव था, ठीक है। अब यहाँ पर लोग जो है धीरे धीरे रहने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए आएंगे तो यहाँ बड़ा बड़ा आपका क्या बनने लगेगा सर, यहाँ धीरे धीरे आपका बड़ा बड़ा मकान बनने लगेगा। और ये मकान जब बनने लगेगा धीरे धीरे वहां पर लोग आकर के क्या करेंगे सर ना सर, यहाँ पर व्यापार करेंगे और व्यापार का यहाँ पर विकास होता रहेगा। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास होगा, यानी कि ये शहर तो है, गांव जो है धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये गांव जो है अब धीरे धीरे शहर बनने लगेगा, ठीक है। और इस शहर के अगल बगल में भी जितने गांव रहेंगे, इस अगल बगल का गांव भी जो है आपका विकास होने लगेगा। ये भी तो आपका सही है, शहरीकरण अगर होगा तो अगल बगल का गांव का भी आपका विकास होगा। ग्रामीण से शहरी आपका प्रवसन होगा, यानी कि गांव से जो है लोग शहर के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो उपयुक्त में से सभी चीज हमें सही लग रहा है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है बाबू, शहरीकरण का आपका क्या लक्षण है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं ना सर। शहरीकरण में आपका विकास भी होता है, व्यापार का विकास होता है, आपका शहर के चारों ओर जितने गांव हैं उसका भी विकास होता है, और ग्रामीण शहर में जो है आपका ग्रामीण से लोग जो है शहर की तरफ चले आते हैं। 11वां नंबर प्रश्न में देखिए, चाय बागानों की मालिक कौन थे? आपका औपनिवेशिक शासन जो है ब्रिटेन के द्वारा अंग्रेजों ने शासन चलाया था भारत के ऊपर, और उन लोगों ने क्या किया था, भारत में लोगों को चाय के बागान में काम कराते थे। और चाय बागान के मालिक कौन थे सर? अंग्रेज सब जो हैं चाय बागान के मालिक थे। आप लोगों का किताब में कहा गया है चाय बागान का मालिक जो है पर्वतपुरी नाम का आपका एक आपका बंदर है। और इस पर्वतपुरी में जब आपका कौन आता था, स्टीमर का हवा छोड़ करके जब पर्वतपुरी में जब जहाज आता था, तब जितने भी आपके अंग्रेजों की मेम थी वो सब आकर के जो है भीड़ लगाती थी। कहां पर? उसी स्टीमर के पास, पर्वतपुरी नाम का जो बंदर है। इसके बारे में आप लोगों का कहा गया है आपका इस चैप्टर नंबर 1 संरचनात्मक परिवर्तन में, इसके बारे में याद रखना है। और मालिक कौन हुआ करते थे ना सर? अंग्रेज हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? यानी कि किसी जगह में अगर शहर बनने लगेगा तो कौन सी चीज को बढ़ावा देगा ना? हम लोग जानते हैं किसी शहर में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है कि नहीं? आप लोग बताइए। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और वहां पर आपका प्रदूषण भी सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ भीड़ भी होगा। लोग गांव से आकर के शहर में रहने लगेंगे तो भीड़ भी बढ़ेगा। और गुमनामीता, यानी कि देखिए ये दोनों के बारे में तो हम निश्चित हैं, यानी कि उपरोक्त में से दोनों तो आंसर होगा। यहां क्या लिखा है? उपयुक्त में से सभी लिखा होना चाहिए था, तो उपयुक्त में से सभी कर दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा, डी लगा दीजिएगा। गुमनामीता भी हो जाएगा, वहां पर लोग जो हैं बहुत सारे लोग आते रहेंगे, इसी को हम लोग पहचानेंगे नहीं, इसी को गुमनामीता कहा जाता है। ये आप लोगों का हो जाएगा एकदम सही आंसर, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है आधुनिकीकरण और औपनिवेशिक काल में कौन कौन से शहर विकसित हुआ? यानी कि आपका आधुनिकीकरण जब हुआ भारत में, अंग्रेज आने के टाइम पीरियड में भारत में कौन कौन से गांव आ गए, कौन कौन सा आपका शहर बनने लगा? हम लोग जानते हैं अंग्रेज आने से पहले हम लोग का सूरत नाम का एक शहर हुआ करता था, बहुत बड़ा शहर था। साथ साथ मुसलीपट्टनम नाम का एक शहर था। कौन सा शहर था सर? मुसलीपट्टनम, ठीक है। ये जो शहर था बाबू, ये शहर में आपका पहले व्यापार हुआ करता था। सूरत में व्यापार होता था, मुसलीपट्टनम में होता था, उसके बाद ढाका में होता था,
ठीक है, ये सब बड़े बड़े शहर जो है जब अंग्रेज नहीं आए थे तब से ये सब शहर जो है विकसित था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज सब जो है 3 गांव लिया, कोलकाता, सुल्तानुटी और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिला करके कलकत्ता नाम का आपका शहर बनाया और मद्राज नाम का शहर बनाया और बॉम्बे नाम का शहर बनाया। ठीक है, इन तीनों शहर जो है आपका आधुनिकीकरण के वजह से बना है। अगर मैप में अगर देखेंगे बाबू हम लोग, देखिए भारत अगर इस तरीके से आपका बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से आपका ऊपर है, इस जगह में आपका क्या देखेंगे, महाराष्ट्र है और इस जगह में आपका बंबई आएगा, ठीक, इस जगह में आपका मद्राज आएगा और इधर आपका क्या आएगा, कलकत्ता। इन तीनों जगह में आपका कहा गया है, इन तीनों शहर को बनाया गया था किनके द्वारा, ना सर औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसको आधुनिक नगर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को लगा दीजिएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आप लोगों को एक किताब का नाम कह दिया है, पूछा गया है पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये जो है बाबू सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन, इस किताब का लेखक कौन है ना सर, इस किताब का लेखक जो है आपका M.N. श्रीनिवास हैं। आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसका लेखक M.N. श्रीनिवास हैं। M.N. श्रीनिवास के द्वारा इस किताब में आपका संस्कृतिकरण के बारे में कहा गया। आपको पूछा जाता है संस्कृतिकरण का धारणा किनके द्वारा दिया गया, आप बोलेंगे कि सर M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। आपको और भी पूछा जाता है, साथ साथ कहा जाता है विभेदीकरण का धारणा किसके द्वारा दिया गया, संस्कृतिकरण का धारणा किसके द्वारा दिया गया, सबका आंसर आप M.N. श्रीनिवास पर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक। उसके बाद देखिए, एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को कहते हैं, यानी कि आपका एक स्तर पर जो है एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर क्या किया जाता है सर, शासन यानी कि कब्जा कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे औपनिवेशिकवाद। जो काम ब्रिटेन के द्वारा आपका कई सारे अफ्रीकी देश साथ साथ भारत के ऊपर भी किया गया था, ब्रिटेन ने क्या किया, भारत के ऊपर आपका शासन जमा लिया, इसी घटना को हम लोग उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। तो डी को लगा दीजिएगा, एकदम आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। फटाफट से आप लोग जवाब दे दीजिए, थोड़ा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जो नए होंगे वो बाबू सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर नया वीडियो चाहेंगे, आप अगर चैनल से जुड़ के रहना चाहेंगे, आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, उसके बाद सभी जो हैं आप लोगों का विषय को तैयारी कराया जाता है। इसलिए आप लोग बाबू जुड़ करके हम लोगों के साथ तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए बाबू, लाइक भी कर दीजिए क्लास को, बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखिए यहाँ कहा गया है जाति, धर्म, वर्ण, काला, गोरा किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपका संविधान में कहा गया है। और संविधान से आप लोगों का कितना प्रश्न पूछा जाता है इसका हद नहीं है। तो संविधान का 15 नंबर अनुच्छेद को याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद क्या कहा गया है, चाय बागानों के मालिक कौन थे, अंग्रेज थे। इतना भी आपको कितनी बार इतना आसान सवाल लेके आएंगे सर। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख आपका तत्व है। धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रमुख तत्व क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण से क्या होता है ना सर, धर्मनिरपेक्षवाद रहेगा तो विभेदीकरण में जो है वृद्धि हो जाएगा, विभेद आपका नहीं रहेगा। उसके बाद धार्मिकता का ह्रास होगा, धर्म को है ज्यादा बोलबाला धर्म का नहीं रहेगा अगर धर्मनिरपेक्षीकरण होगा। और तार्किकता में धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगा, आदमी का नॉलेज के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आपका तार्किक सोच आपका विकसित होने लगेगा। उपयुक्त में से आप सभी को लगा दीजिएगा बाबू, आपका एकदम सही हो जाएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। अपने दोस्तों को और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, एक ऐसी व्यवस्था
इसके उत्पादन पर कुछ ही या फिर विशेष लोगों की स्वामित्व का अधिकार रहता है। यानी कि एक ऐसा व्यवस्था के बारे में बताइए, नीचे ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें उत्पादन के लिए कुछ ही आपका लोगों के ऊपर जो है आपका स्वामित्व रहता है। इसको हम लोग कहेंगे आपका पूंजीवाद। यानी कि कोई आपका कंपनी है तो एक आदमी का होगा, उसी कंपनी के बारे में पूछा गया है। कंपनी अगर रहेगा तो उस आपका व्यवस्था को क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे पूंजीवाद। और समाजवाद, साम्यवाद, ये सब जो है बाबू, ये सब सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा बल देता है। जो भी चीज रहेगा सरकारी रहेगा, यानी कि आपका सार्वजनिक रहेगा। ठीक है। और यहां पर आपको घुमा के पूछा गया है कि केवल निजी संपत्ति के ऊपर अगर रहेगा या फिर उत्पादन में कुछ ही लोगों के पास जो है इसका स्वामित्व रहेगा, तब उसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, पूंजीवाद कहेंगे। अब चलिए 20वां नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है। बाप रे बाप, इतना बड़ा तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। देखिए यहां से जो है आप लोगों का प्रश्न होता है शुरू। ठीक है, यहां से शुरू होता है, इधर उधर हो गया है, इसको जरा सही कर देते हम। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या कर्मकांड विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी समूह, अपने से उच्च जाति को, आपका उच्च जाति के रीति रिवाजों को, जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। इतना मत समझिए, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपको डराने के लिए दिया गया है। देखिए समाज में क्या होता है, हम लोग अपना जो जाति है, कोई आपका नीचे जात का अगर कोई है बाबू, नीची जात का अगर कोई है तो वो क्या करता है ना, ऊंची जात का जो परंपरा है उस ऊंची जात का परंपरा को अपनाने लगता है। ठीक है, नीची जात का आदमी जो है ऊंची जात के परंपरा को अपनाने लगता है। इसी चीज को क्या कहा गया है, वही पूछा गया है कि रीति रिवाजों को अपनाने लगता है। किसका, उच्च जाति का रीति रिवाज को अपनाने लगता है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण का धारणा किसके द्वारा दिया गया, M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। M.N. श्रीनिवास के द्वारा, M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, आपका संस्कृतिकरण। ठीक है, उसके बाद चलिए यूरोप और अमेरिका की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। यूरोप और अमेरिका को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, यूरोप और अमेरिका को हम लोग पश्चिमी देश कहते हैं। यूरोप और अमेरिका को हम लोग क्या कहेंगे सर, पश्चिमी देश कहेंगे। ठीक है, पश्चिमी देश कहते हैं। देखिए पश्चिमी देश हम लोग किसको कहते हैं, यूरोप और अमेरिका को कहते हैं। वही कहा गया है यूरोप और अमेरिका की संस्कृति से प्रभावित होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इन देशों को हम लोग पश्चिमी देश कहते हैं, तो उसको हम लोग पश्चिमीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लगा दीजिएगा, आप लोगों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए 22 नंबर हम लोगों का सवाल है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे बाबू, आप लोगों को नहीं को एकदम बड़ी सा से देखना है। पूछा गया है नहीं है, अगर नहीं है को नहीं देखेंगे तो कौन सा है उसमें लगा दीजिएगा, तो 1 नंबर आपका जो है घट जाएगा। देखिए निम्न में से क्या पूछा गया है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का आपका कारक नहीं है। संस्कृतिकरण से आपका क्या होता है ना, नीची जात के लोग जो है ऊंचे जात के परंपराओं को अपनाने लगते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आपका सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। तो संस्कृतिकरण में आपका सामाजिक परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण में भी वही होता है। पश्चिमीकरण में आपका जो अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका इंग्लैंड, इन लोगों का जो आपका परंपरा है उसको मानने लगता है, तो इसमें भी आपका समाज में परिवर्तन आता है। औद्योगिक और नगरीकरण में भी आपका समाज में परिवर्तन आता है। गांव का लोग धीरे धीरे शहर में आपके जाने लगते हैं, समाज में जो है परिवर्तन आता है। लेकिन परंपरा से आपका समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए परंपरा हो जाएगा आपका कोई भी कारक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सर सी, परंपरा आपका सामाजिक कारण का नहीं है, प्रमुख कारण नहीं है।
देखिए आप लोगों को 23वां नंबर जो सवाल है बाबू, 23वां नंबर सवाल में क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे। देखिए इसको जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखने ला है। जब भी पूछेगा संपादक कौन थे तो लगा देना है कि सर के.टी. शाह जो हैं ये राष्ट्रीय योजना समिति के आपके संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के.टी. शाह लगा दीजिएगा तो आप लोगों का एकदम बहुत सही हो जाएगा। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट प्रश्न में। ब्राह्मणीकरण कहे, संस्कृतिकरण कहे, इसका अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, इसका अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया है ना सर, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की आपका अवधारणा भी दिया गया है, संस्कृतिकरण का अवधारणा दिया गया है, साथ ही साथ आपका ब्राह्मीकरण की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। सभी बच्चे जितने भी हैं सभी आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर करते रहिए फटाफट से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चल जाएंगे। जितने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो अगर क्रैश कोर्स में ज्वाइन होकर के हम लोगों के साथ पढ़ना चाहते हैं बाबू तो इस नंबर पर फटाफट से कॉल कर दीजिएगा, तो आपको क्रैश कोर्स में जो है जोड़ दिया जाएगा। इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, इस नंबर में कॉल करके इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। जितने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी तक जिस सब्जेक्ट में जो है कोई नहीं पढ़ाता है कहीं भी, वही सब सब्जेक्ट को भी हम लोग पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाता है बाबू। यहाँ पर जो है आप अगर क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा या फिर आपका मैसेज में हाई भी कर दीजिएगा, चलेगा। चलिए, भारत में सड़कों पर चलना, ब्रेड कटलेट खाना, आपका ब्रेड कटलेट खाना, ऑमलेट खाना, टाई पहनना, ये सब किसका हिस्सा है, ये किसके बाद जो है भारत में ये सब इस तरीके का आपका ये आया है ना सर, उपनिवेशवाद का कारण है। अंग्रेज जो ने जो है भारत के ऊपर जब कब्जा कर लिया तब धीरे धीरे उन लोगों का जो संस्कृति था वो लोग क्या करते थे, सड़कों के आपका चलते थे किस तरफ ना सर, बाएं तरफ चलता था। उसका आपका जो अवधारणा था वही सब हम लोग अभी भी मानते हैं। हम लोग अभी भी सड़कों से बाएं तरफ चलते हैं। उसके बाद आपका ब्रेड खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, कटलेट खाते हैं। ये सब कौन खाता था ना, जो अंग्रेज हुआ करते थे, जो शासन किया करते थे हम लोगों के ऊपर, उन लोगों से हम लोगों के ऊपर आया और इसी को हम लोग उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। सी को लगा दीजिएगा। भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना साल पुराना है। भारत का जो औद्योगिकरण है यानी कि जो आपका कारखाने लगाए गए, बड़े बड़े कारखाना जो लगाया गया, वो ज्यादा साल नहीं हुआ है, केवल आपका 100 साल हुआ है, केवल 100 वर्ष ही पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लगाइए। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन के लिए सामान उतारने व चढ़ाने के लिए किस नगर का उपयोग किया गया था। सामान को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए कौन सा आपका इसका उपयोग किया गया था नगर का। देखिए वहां जो है एक आपका पर्वतपुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर क्या होता था न सर, स्टीमर आकर के रुकता था और जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी अंग्रेजों की मेम महिला हुआ करती थी, वो सब जाकर के यहाँ भीड़ लगाती थी। तो पर्वतपुरी जो है आप लोगों को इस चैप्टर में कहा गया है, पर्वतपुरी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। औपनिवेशिक काल में झारखंड से मजदूर चाय की खेती करने के लिए कहाँ भेजे जाते थे। झारखंड से जो है मजदूरों को आपका भेजा जाता था किसकी खेती करने के लिए सर, चाय की खेती करने के लिए। कहाँ भेजा जाता था ना, असम में सबसे ज्यादा चाय का खेती होता है। जहां चाय का खेती सबसे ज्यादा होता है वही ना भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजदूरों को भेजा जाता था असम में। ठीक है, असम हो जाएगा सबसे एकदम अप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद देखिए, आज नगरीकरण को किसके से जोड़ करके देखा जाता है। नगरीकरण यानी कि धीरे धीरे शहर का जो विकास होना, उसको हम लोग कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण कब होता है, किसी जगह में जब आपका कारखाना लगता है। कारखाना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं सर, कारखाना को हम लोग उद्योग कहते हैं। यानी कि उद्योग धीरे धीरे जब बढ़ेगा तब उसको हम लोग कहेंगे औद्योगिकरण, और उद्योगिकरण अगर होगा तो होगा नगरीकरण। तो नगरीकरण को किसके जोड़ करके देखा जाता है, औद्योगिकरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बी को लगाइएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1995 में भारत में मलिन बस्तियों के में रहने वाले आपके लोगों की कितना संख्या थी। मलिन बस्ती यानी कि एकदम जग्गी झोपड़ी रहने वाला जो आपका
शहर है, वहां पर आपका बहुत ही कट से लोग रहते थे। उसी बस्तियों को, जो छोटे छोटे बस्ती हुआ करते हैं, उसको आपका मलिन बस्ती कहा जाता है। और इसी मलिन बस्ती में बाबू रहने वाले लोगों की संख्या सबसे बहुत ज्यादा है, 450 लाख, यानी कि 4,50,00,000 लोग जो हैं इसी झुग्गी झोपड़ियों में आपका शहर में रहा करते हैं। और उसी बस्तियों को हम लोग मलिन बस्ती के नाम से जानते हैं। इसी तरीके का जो मलिन बस्ती है, सबसे बड़ा मलिन बस्ती हम लोग जानते हैं मुंबई का धारावी है मलिन बस्ती। ठीक है, तो 450 हो जाएगा आप लोगों का एकदम अप्रोप्रिएट उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं, बंबई से ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था? हम लोग बाबू देखे हैं, जब चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया था। आप लोगों का इस चैप्टर में 3 आपका आधुनिक शहर का बारे में कहा गया है। एक तो सर आपका दिया गया है जिसका नाम बंबई है, और इस बंबई में क्या होता था उसके बारे में आपको पूछ लिया गया है। उसके बाद एक शहर था जिसका नाम मद्राज था, और तीसरा शहर जो कहा गया है जिसका नाम आपका कोलकाता है, तब उसका नाम कलिकता था। ठीक है, कोलकाता जो है, इन तीनों के बारे में कहा गया है। बंबई से आपका, बंबई अगर देखेंगे, बंबई हम लोगों का कहाँ है ना सर? बंबई हम लोगों का महाराष्ट्र में है। और इस जगह में क्या होता है ना, इस जगह में काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का आपका ये होता है, कपास उगाई जाती है। तो बंबई जहां है वहां कपास उगाई जाती है। तो बंबई से क्या लेके जाया जाएगा ब्रिटेन में? सर यहाँ से जो है कपास लेके जाया जाता था। कहाँ लेके जाया जाता था? ब्रिटेन में। मद्राज अगर देखेंगे बाबू, इस जगह में है, और इस जगह में क्या है, यहाँ पर नीलगिरी का पर्वत है, और उस नीलगिरी पर्वत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, कॉफी आपका उगाई जाती है। तो कॉफी जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका, यहाँ से आपका कॉफी को जो है, कॉफी को आपका निर्यात किया जाता था, कॉफी निर्यात किया जाता था, चीनी निर्यात किया जाता था, यहीं से आपका निर्यात किया जाता था। और कोलकाता में आपका जूट होता था, जिसको हम लोग पटसन के नाम से जानते थे। यही जूट को जो है आपका कोलकाता से आपका निर्यात किया जाता था। हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, इन दोनों जगह में सबसे ज्यादा आपका जूट का उत्पादन होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा आपका जूट यानी कि पटुआ जो कहते हैं, आपका पटसन का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा भारत का राज्य आपका पश्चिम बंगाल में आपका पटसन का उत्पादन होता है। हमें बंबई के बारे में पूछा गया है, बंबई का आंसर आप लोग सभी सही लगा देंगे। अब कपास हो जाएगा सर, बंबई से कपास लेके जाया जाता था। चीनी, कहवा, ये सब कहाँ से लेके जाया जाता था सर? मद्राज से लेके जाया जाता था। और बाकी जो जूट है ये आपका कलकत्ता से लेके जाया जाता था। कलकत्ता को लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। देखिए क्या कहा गया है, 1834 से 1920 तक भारतीय मजदूरों को किस बागान क्षेत्र में जो है आपका ले जाया जाता था? कहां पर? 1834 से लेकर के 1920 तक। अगर आपको पूछा जाए कौन सा राज्य में लेके जाया जाता था, तो आपको लिख देना है बाबू, असम में लेके जाया जाता था। भारत का असम में लेके जाके काम करवाया जाता था मजदूरों को। अगर असम नहीं रहेगा तो मॉरिशस भेजा जाता था उन लोगों को। मॉरिशस हम लोगों के जो है आपका एकदम दक्षिण तरफ एक देश है आपके हिंद महासागर में, उसको हम लोग कहते हैं मॉरिशस। और भारतीय मजदूरों को वहीं मॉरिशस भेज दिया जाता था। आप लोग मॉरिशस लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, आधुनिक कोलकाता की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया है? यही सब प्रश्न जो है आप लोगों को इस चैप्टर में आप लोगों का दिया गया है संरचनात्मक परिवर्तन में, और यही सब प्रश्न आप लोगों को आता है। कलकत्ता का स्थापना हम लोग जानते हैं, जॉब चार्नोक नाम का एक आपके अंग्रेज व्यापारी थे, और इन व्यापारी के द्वारा जो है आपका 3 गांव को ले लिया जाता है। एक गांव का नाम आपका गोविंदपुर था। एक गांव का नाम क्या था सर? सर गोविंदपुर नाम का एक गांव था। और दूसरा गांव का नाम सुतानुटी था। सुतानुटी नाम का एक गांव, दूसरा गांव था। और तीसरा गांव जो है बाबू, तीसरा गांव का नाम आपका कोलिकाता था। ठीक है, इस कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानुटी, इन तीनों जगह में जो है आपका 3 जगह को आपका पट्टे में लिया जाता है, लीज में लिया जाता है जॉब चार्नोक के द्वारा, और यहीं पर आपका कोलकाता नाम का शहर बनाया जाता है। और आपका 1698 में यहाँ पर आपका क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर फोर्ट विलियम नाम का आपका
दुर्ग बना दिया जाता है, किला बना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दीजिएगा, एकदम एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? अभी बताए हैं सर, कोलकाता में स्थापना हुई 1698 में। कोलकाता का फोर्ट विलियम की स्थापना किया गया था। क्यों स्थापना किया गया था ना? सैनिक सुरक्षा के लिए। किस लिए? सैनिक सुरक्षा के लिए इस फोर्ट विलियम का आपको बनाया गया था 1698 में, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? अगर आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन अगर हो रहा है, तो इसका क्या परिणाम है? नए वर्गों का उदय होता है। नए वर्गों का उदय होता है, यानी कि तब आपका जब आधुनिकीकरण हो जाएगा तो दो वर्ग निकलेगा। एक वर्ग आपका होगा मालिक वर्ग और दूसरा वर्ग हो जाएगा श्रमिक वर्ग। ये दो जो है बाबू नए नए वर्गों का आपका उदय होता है। तो नए वर्गों का उदय होगा आधुनिकीकरण की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चल जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? श्रीनिवास द्वारा रामपुरा का आपका किया गया था। श्रीलंका तो आपका देश है, ये कोई गांव थोड़ी है, तो रामपुरा को लगा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? समाज में स्तरीकरण जो होता है बाबू, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। पूछा गया है किसके द्वारा आपका सामाजिकीकरण में स्तरीकरण नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए, जब भी आपका नहीं है तब भी हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ नहीं है। संपत्ति के द्वारा, संपत्ति से हम लोगों का धनी गरीब, अमीर गरीब का जो है फासला बन जाता है, तो इससे तो आपका स्तरीकरण होता है। शिक्षा, जिसको आपका शिक्षा मिला वो जो है आपका अलग आपका वर्ग बन जाएगा, जो आपका अशिक्षित है वो अशिक्षित वर्ग। तो यहां भी आपका जो है स्तरीकरण बनता है। व्यवसाय में भी देखते हैं हम लोग, जब आपका बाजार के बारे में पढ़ रहे थे, बाजार में भी क्या होता है? व्यवसाय में भी आपका ऊंचे जात के लोग आपका एक जगह में बैठते हैं और नीचू जात के लोग अलग जगह में किनारे में बैठते हैं। इस तरीके से हम लोग व्यवसाय में भी आपका स्तरीकरण होता है। जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़े हैं उन लोगों को पता है कि एक आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम का एक जिला है। बस्तर नाम का जिला में जो आपका बाजार लगा करता था, उस बाजार में उच्च वर्ग जितने भी होते थे, उस उच्च वर्ग के लोगों का जो है आपका दुकान जो है बाजार के केंद्र में होता था, और निचले जितने भी आपके वर्ग के लोग होते थे उनका आपका दुकान जो है वो आपका किनारे में लगता था, एकदम एक साइड में लगता था। तो व्यवसाय करने में भी आपका सामाजिक स्तरीकरण बन जाता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से स्तरीकरण नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, प्रतिस्पर्धा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है? सामाजिक परिवर्तन में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रहती है? सामाजिक परिवर्तन में समाचार पत्र की भूमिका सबसे ज्यादा रहता है। हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं बाबू, उसी को समाचार पत्र कहा जाता है, और सामाजिक परिवर्तन में समाचार पत्रों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है? सीमांतीकरण से आपका भेदभाव बनता है, और इसी सीमांतीकरण को हम लोग नकारात्मक प्रक्रिया कहेंगे। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बाबू, जितने बच्चे आप लोग क्लास देख रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और क्लास में जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है 39 प्रश्न हो गया है। आप लोगों का कुल 50 प्रश्न है इसमें से, और 50 प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएगा तो बता दीजिएगा कितना हुआ है। और नए नए जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। बोर्ड एग्जाम आप लोगों का और ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 40वां प्रश्न देखिए, समाज की बनावट में आने वाले परिवर्तन को आपका क्या कहा जाता है? आने वाले परिवर्तन को, किसको सर? ना, आने वाले जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, समाज में आने वाला जो परिवर्तन है उसमें हम लोग कहेंगे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगर कहा जाता कि बुनियादी ढांचा में अगर परिवर्तन हो जाए, बुनियादी ढांचा में अगर परिवर्तन हो जाए, तब बुनियादी ढांचा में परिवर्तन को हम लोग कहेंगे का संरचनात्मक परिवर्तन। यहां कहा गया है समाज की बनावट में परिवर्तन, उसको सामाजिक परिवर्तन कह देंगे। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा गया है, सड़क के बाईं ओर चलने की जो नियम है, भारत में लोग कहाँ चलते हैं, सड़क के बाईं ओर चलते हैं। तो ये नियम कहाँ से लाया गया है, ये हम लोगों के ब्रिटिश शासन से लिया गया है। ब्रिटिश लोग जब भारत में शासन किए, अंग्रेजों ने हम लोगों को सिखाया कि समाज में जो है चलने के लिए रोड से जो है बाएं तरफ से चलना चाहिए। सन 1900 तक शहरों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी हो गई। पहले वाला जो सवाल था वो जितना भी इंपॉर्टेंट था उससे दुगना इंपॉर्टेंट बाबू अभी लास्ट वाला सवाल सब है। इसको जो है छोड़ करके जो जाएंगे वो पछताएंगे। बाबू देखते रहिए 50 तक, समझ में आएगा कि आप लोगों का तैयारी कैसे है। 1900 तक शहरों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी थी, जब आपका 1800 साल जब चल रहा था बाबू, तब आपका शहर में कितने लोग रहते थे ना, शहर में तब 28-20% लोग रहते थे, ठीक है। और जब 1900 साल तक आ गया तब आपका औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण के वजह से 20 के जगह में अभी आपका 74% लोग जो हैं शहर में रहने लगे। भारी परिवर्तन आया। तो 1900 तक आपका 74% लगा दीजिएगा, एकदम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत तक लंदन की जनसंख्या बढ़कर जो है कितना हो गई। 19वीं सदी अगर पूछा जाता कि सर 19वीं सदी में आपका जनसंख्या कितना था, तो बताएंगे 19वीं सदी में आपका जनसंख्या 1.1 करोड़ था। जनसंख्या 1.1 करोड़ था। अभी कहा गया है आपका 20वीं सदी में लंदन की जनसंख्या बढ़कर के कितना हो गई ना, आपका 7 करोड़ हो गई थी 20वीं सदी में, ठीक है। और अगर 19वीं सदी पूछ देता तो आप लगाते थे 1.1 करोड़, ठीक है। अभी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए, मद्रास से मुख्य रूप से किन वस्तुओं का आपका निर्यात किया जाता था। हम लोग जानते हैं बाबू, 3 आपका बड़ा बड़ा शहर था, 3 शहर था आपका, एक कलकत्ता हो गया, एक मद्रास और एक बंबई। मद्रास से आपका क्या लेके जाया जाता था, मद्रास से आपका कॉफी लेके जाया जाता था, चीनी, नील और कपास, ठीक है। कपास तो कम लेके जाया जाता था, लेकिन कॉफी सबसे ज्यादा लेके जाया जाता था। जहां पर कॉफी रहेगा उसको आप सही लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही आंसर। अगर बंबई पूछा जाता कि सर बंबई से क्या लेके जाया जाता है, बताइए बंबई से क्या लेके जाया जाता है ना, सर कपास लेके जाया जाता है। कलकत्ता से आपका क्या लेके जाया जाता है, कलकत्ता से लेके जाया जाता था आपका जूट, जिसको हम लोग पटुआ के नाम से जानते हैं। इसी को आपका शुद्ध हिंदी में पटसन कहा जाता है, ठीक है। पटसन लेके जाया जाता था, पटसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए, 21वीं शताब्दी में भारत का नगरीकरण और भी तीव्र हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या है, भारत में नगरीकरण का आपका बढ़ने की क्या कारण है। भूमंडलीकरण भी हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था। बढ़ता भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, भूमंडलीकरण यानी कि विदेश का सामान भारत में बिकेगा और भारत का सामान विदेश में बिकेगा। इस प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका बढ़ावा मिला जिस कारण से नगरीकरण और भी तेज हो गया। औद्योगिक विस्तार हुआ, नए नए जो है बड़े बड़े कारखाने ले गए गए, जिस वजह से नगर शहर जो है, शहर में रहने वाले लोग आपका गांव से आकर के शहर में रहने लगे। उसके बाद सरकार की कुछ कुछ योजनाएं हैं, जैसे आपका स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए जो है शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो तीनों आपका सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सही। अब देखिए, और देखिए 21वीं सदी में नगरीकरण को आपका क्या कहा जाता है। 21वीं सदी में आपका नगरीकरण को क्या कहा जाता है, देखिए 21वीं सदी में अगर देखेंगे, नगरीकरण को सबसे अधिक गति देने वाले 3 प्रमुख तत्व क्या है। 3 प्रमुख तत्व के बारे में पूछा गया है। कौन कौन सा कारण था जिस वजह से नगरीकरण को और ज्यादा बढ़ावा मिला। सरकारी योजना था, औद्योगिक विस्तार और भूमंडलीकरण, ये तीनों था। अभी पढ़े हैं, फिर आ गया, तो बी को लगाइए, बी को लगा दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण केवल शहरों के बढ़ने तक ही सीमित नहीं था। एक व्यक्ति थे बाबू जिनका नाम एस.ए. राव है। इनका कहना था कि भारत में जो आपका शहर का विकास हो रहा है, इसका विकास आपका शहर तक ही सीमित नहीं है, ये जो है बल्कि गांव पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये किसने कहा था, एम.एस.ए. राव ने कहा था। इनके द्वारा कहा गया शहर में जो प्रभाव पड़ रहा है वो गांव में भी दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए को लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। एम.एस.ए. राव ने नगरीकरण के कितने प्रमुख
आपके प्रकार बताए। MSA राव के द्वारा 3 प्रकार बताया गया। पहला जो है प्रवासी गांव था, पहला जो गांव था उसका नाम क्या था ना सर, प्रवासी गांव। यहाँ के जो है ज्यादातर लोग जो है शहर में काम किया करते हैं और शहर में काम करके कुछ पैसा जो है वहां गांव में भेज दिया करते थे, और इस तरीके का गांव को आपका क्या कहा जाता है, शहरी गांव कहा जाता है, प्रवासी गांव कहा जाता है। उसके बाद जो गांव है उस गांव को क्या कहा जाता है, शहर के बगल वाला गांव। एक शहर के जो है बगल वाला गांव जो है उसको आप, उसमें जो है शहर में जिस तरीके से विकास हो रहा था उसके बगल में रहने के कारण वहां पर भी उसी तरीके से विकास हो रहा था। तीसरे में कहा गया था महानगर का विकास। क्या सर, महानगर के बगल वाला जो गांव है, महानगर का जो बगल में जो गांव है वो जो है शहर बन गया था, और महानगर ने क्या किया था, इस जो गांव था छोटा छोटा गांव, उस गांव को अपने साथ मिला लिया। इस तरीके से 3 तरीके की आपका प्रकार बताए गए हैं MSA राव के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का सेकंड लास्ट जो प्रश्न है उसको जवाब दे दीजिए। ये जो दोनों प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपका बंगाल ट्रांसफर ऑफ नेटिव आपका लेबर्स एक्ट से आया है। ये एक्ट जो है आपका कब लागू हुआ था, आपका कब पारित किया गया था, पूछा गया है। ये एक्ट क्यों लागू हुआ था ना, जितने भी आपका चाय बागान में मजदूर हैं, कोई भी जो मजदूर हैं बाबू, उन मजदूरों को जबरदस्ती दूसरे राज्यों से लाया जा सकता है, इस कानून को पारित किया गया था आपका मजदूर के लिए, मजदूरों को जो है आपका चाय बागान में काम करवाने के लिए। और इसको जो है आपका लागू किया, पारित कब किया गया था न सर, 1863 में आपका पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। और देखिए लास्ट जो प्रश्न है, ब्रिटिश बागान मालिकों के बंगाल ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट जो है इसको पारित क्यों किया गया था, क्यों आपका पारित करवाया गया था ना, जितने भी आपका श्रमिक का मजदूरी बढ़ाने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए, मजदूर के लिए, श्रमिकों के लिए चाय बागान में जो है सौंचा नहीं जाता था। खर्चा बचाने और श्रमिकों के जो है नियंत्रण करने के लिए इस कानून को लगाया गया था, इस कानून बनाया गया था जो आपका 1863 में बनाया गया था। ठीक है, 1863 में आपका इस कानून को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आप सी को लगा दीजिएगा, आप लोगों का एकदम सही हो जाएगा। अब आप लोगों का इस चैप्टर का हो गया है द इंट। आप लोग जो चैप्टर का नहीं, जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाते हैं वो सब आप लोगों का हो गया कंप्लीट। ठीक है, जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है सभी आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों के लिए जो है आएगा, इसके बाद आप लोगों के लिए, इसके बाद आप लोगों के लिए क्या आएगा, इसके बाद सर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए छोड़िए, खुल नहीं रहा, इसके लिए जो है चलिए प्यारे बाबू, अब जो है आप लोगों का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम आप लोगों के लिए एकदम पानी के जैसा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्लास को अगर अच्छा लगा है इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा क्लास को जो है लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि चैप्टर 1 जो आप लोगों के लिए चल रहा है, इस चैप्टर 1 में आप लोगों का कोई भी डाउट ना बचे, और अपने दोस्त भी जो हैं जब एग्जाम हॉल में आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जो है कहता है बता के दो, अगर आप लोग उसको जो है आप अगर बता देंगे कि इस आपका सफल एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको जो है सोशियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, सभी तरीके का आपका सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इससे पढ़ लो तो एग्जाम में जो है किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे, उसको भी पता चले जाएगा, वो भी पढ़ लेगा, तो आपको जो है परेशानी नहीं होगा और मुझे भी जो है आपका बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग अपने दोस्तों को जो है जोड़ना चाहते हैं या फिर खुद जुड़ करके अगर पढ़ना चाहते हैं, और क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है और उसमें अगर जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बाबू इस नंबर पर जो है आप लोग फटाफट से कॉल कर दीजिएगा।
ठीक है, इस नंबर पर जब कॉल कर दीजिएगा तो आप बोलेंगे कि सर मुझे जो है क्रैश कोर्स में जुड़ना है। जितने बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो पढ़ लिए हैं उसके लिए रिवाइज के लिए जरूरी है। तो बाबू इस नंबर में फटाफट से कॉल कीजिए और क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। ठीक है, तो बाबू यहीं पर हम लोग अपना क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तो कराया गया है, अब आप लोगों का सब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोगों का क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने दोस्तों को जो है इस चैनल को, आपका वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।